बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है इस खबर के साथ कि बिलाखिर आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट का पहला सेमीफाइनल अब मुकम्मल हुआ अब से कुछ लम्हे पहले, और यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर इंग्लैंड को शिकस्त दी और पहली मरतबा आईसीसी वर्ल्ड टी20 के फाइनल तक रसाई हासिल की न्यूजीलैंड की टीम ने। सो गुड लक टू न्यूजीलैंड। और जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट खेलता नजर आ रहा था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज शायद इंग्लैंड कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन कल जिस तरह हम बात कर रहे थे और टीम को पिक कर रहे थे, तो मैंने और रिफी भाई ने कल न्यूजीलैंड की टीम को पिक किया था, लेकिन आज बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली और मिचेल ने जिस अंदाज से बैटिंग की, उन्होंने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इब्तिदा में न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी मुश्किलात का शिकार नजर आई, लेकिन उसके बावजूद एक चैंपियन की तरह, एक प्रोफेशनल टीम की तरह न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी और बिलाखिर फाइनल तक रसाई हासिल की, जहां पे वो मुंतजिर है पाकिस्तान की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो अब देखना यह है कि कल जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसमें कौन सी टीम जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। तो इस तरह पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को इस लिहाज से जरूर एज हासिल है कि पाकिस्तान ने अब तक यूएई की सरजमीन पर 8 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 5 में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई। गो के आखिरी जो 2 मैचेस हैं जो दोनों टीमों के दरमियान खेले गए उसमें पाकिस्तान को जरूर शिकस्त हुई है, लेकिन जो दुबई की सॉइल पे जो आखिरी 2 टी20 मैचेस खेले गए उसमें पाकिस्तान ने 11 और 33 रन से कामयाबी हासिल की है। तो ये एडवांटेज है जो पाकिस्तान को इन सॉइल पर हासिल होगा। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ कल खेले जाने वाले बिग मैच को डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 जबरदस्त सितारे कि जिन्होंने पाकिस्तान की सब कैप पहनी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और डोमेस्टिक में दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक डोमेस्टिक के रिकॉर्ड होल्डर हैं, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, 7 डबल सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके नाम है। मेरे साथ मौजूद है रोजाना की तरह आज भी हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? न्यूजीलैंड जीत गया, कल आप इंग्लैंड की बात कर रहे थे। बिल्कुल मैं बात कर रहा था, मगर एक टाइम पे जो है मैच निकलता हुआ नजर आ गया, जिस तरह से मेन बॉलर जो थे आदिल रशीद, उनकी बॉलिंग जो है वो जो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में थी वो नजर नहीं आई, जिसकी वजह से रन्स काफी दिए हैं। ऑलराइट, और आज ना सिर्फ मैं बात भी करूंगा अपने दोनों एक्सपर्ट से कि ना सिर्फ आदिल रशीद बल्कि ऐश सोडी भी आज हमें उस अंदाज से, ठीक है उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग जरूर की है, लेकिन ऐश सोडी भी हमें इस तरह से इस पिच पे उस तरह से बॉलर नजर नहीं आए जैसे पूरे वर्ल्ड कप में वो नजर आए। जो दूसरी शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान की डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेले, पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, और एक दिन की गैर हाजिरी के बाद एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं? इस्लाम, कैसे हैं आप? आपने मैच को कैसा एंजॉय किया, कैसा लगा मैच? मैच अच्छा था और ये नहीं था कि कंपटीशन बड़ी ज़बरदस्त थी दोनों की। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि रन्स कम बने जो कि बनने चाहिए थे, मेरे ख्याल से 180 तक जाना चाहिए था, और लेकिन 167 पर रिस्ट्रिक्ट किया। गुड टॉस टू विन जो से किया था, और फिर उन्होंने फील्डिंग किया, वो भी उनका डिसीजन अच्छा, जो कि चीज़ नज़र आ रही थी। पिच बहुत अच्छी थी, पिच में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कोई स्पिन हो रहा हो बॉल या फास्ट बॉलर का कोई मुश्किल हो रहा हो। पेस अच्छी आ रही थी और वेरी कर रही थी, मतलब ये नहीं कि जो स्लो कर रहे थे तो स्लो आ रही थी, ये नहीं कि गेंद कोई फंस रहा, बैट पे बाद अच्छा आ रहा था बॉल। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि 180 रन्स होने चाहिए थे। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, ये जिस तरह फिनिश किया, सी थ्रू किया मैच को, ये एज ए प्रोफेशनल प्लेयर्स की निशानियाँ होती हैं कि जहाँ पर ऊपर से विकेट गिर भी जाएँ, 2 विकेट गिर जाएँ, तो मिडिल ऑर्डर इतना पक्का है कि उन्होंने गेम को लेकर चले। एक वक्त में 10 रन के एवरेज आ गई थी, 10 ओवर के अंदर इनके मेरे ख्याल से अराउंड 60 रन के करीब थे, और मुझे याद है 33 बॉलों में 66 रन चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, और मतलब आखिरी 10 ओवर में 100 रन से ज़्यादा उनको चाहिए थे, जो 10+ का एवरेज आ गया था, लेकिन बड़ी काम और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है दोनों ने और मैच को फिनिश करके गए। ठीक है हसन, आप तो काफ़ी देखा होगा इन पिचेस को, टॉस जीत के जो पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया केन विलियमसन ने, इस फैसले ने इस मैच को बनाया न्यूजीलैंड के लिए, या आज इंग्लैंड उस तरह से क्रिकेट नहीं खेला? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टॉस का, जिस तरह से हम कह रहे हैं थ्रू आउट मैच देखते हुए आ रहे थे मैच, और 45 या 50 मैचेस अब तक के हो रहे हैं और चलते आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड जब से शुरू हुए हैं 3 वेन्यू पे मैचेस चले थे, शारजा की पिच, अबू धाबी की और स्पोर्ट्स सिटी दुबई की, मगर ये पिच कुछ डिफरेंट नजर आई है, बॉल का शाइन भी था वैसे ही, और जिस तरह से न्यूजीलैंड बैट्समैन खेल रहे थे बिल्कुल रिलैक्स होकर खेले। एक प्रॉपर क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड के कैप्टन को, जिन्होंने टॉस जीता है और बड़ा अहम रोल अदा किया इस चीज़। टॉस जीते बड़ा अहम रोल अदा किया, और न्यूजीलैंड में जिस तरह क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे टैलेंट सामने भी आ रहा है। ये तीसरा फाइनल होगा
मैं कल भी बात कर रहा था, जो न्यूजीलैंड आईसीसी के किसी इवेंट का खेलेगा, इससे पहले वनडे जो 50 ओवर का वहाँ पे फाइनल खेले और बाउंड्रीज की वजह से वहाँ पे वो फिर ओपसी यानी 1 ओवर पर साइड एलिमिनेटर सुपर ओवर में जाके वो वहाँ पे हारी इंग्लैंड से। न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया से खेली इंग्लैंड की सॉइल्स पे, वहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जीतने में कामयाब हुई और अब ये तीसरा फाइनल है, यानी तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंची है। तो इसको आसान हरीफ नहीं लेना होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे या चाहे फिर पाकिस्तान पहुंचे। मैच समरी पे एक निगाह डालेंगे और देखेंगे मैच समरी के यहाँ पे जो कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी। मोइन अली ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, महमूद भाई 51 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा एक विकेट हासिल की कीवी बॉलर्स ने और जवाब में फिर क्या बैटिंग की है मिचेल ने, 72 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे, इसके अलावा 46 रन की इनिंग कॉनवे की जानिब से सामने आई और यूँ न्यूजीलैंड ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली और बड़ा ज़बरदस्त टारगेट था कि जिसको चेस किया और 5 विकेटों से यहाँ पे कामयाबी हासिल की। इस तरह बात करते एक मौके पे 11 से ऊपर का एवरेज पहुंच चुका था। कॉनवे का नाम मैंने अभी स्क्रीन पे देखा तो मुझे याद आया, मैं अभी ब्रेक में महमूद भाई से डिस्कस कर रहा था कि लॉर्ड्स के मैदान पे 2 ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की है, एक है शाहरुख गंगोली और एक है कॉनवे, और ये दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही है, साल अलग अलग है लेकिन डेट ऑफ बर्थ दोनों की एक ही है। और महमूद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं। तो कभी कभी क्रिकेट स्टैट्स का गेम है, इत्तेफाकात का खेले, लेकिन कभी बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स सामने आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आपने देखा लॉर्ड्स पे हसन भी खेले हुए हैं और लॉर्ड्स पे खेलना एक ख्वाब होता है, बड़ी ज़बरदस्त एक फीलिंग आती है वहाँ पर खेलना, और आपका पहला टेस्ट वहाँ पर और आप 100 कर दें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त याद, हाँ बिल्कुल यादगार बन जाती है, होम ऑफ क्रिकेट का आ जाता है और उसको खेलने का अपना मज़ा है वहाँ पे। अच्छा मैं तो इस मैच को किस तरह से एनालाइज करेंगे? अब थोड़ा सा मैंने जैसे पहले भी कहा था कि थोड़े से रन्स कम हुए, जो जिस तरह का पिच था, पिच बहुत अच्छा था। आप देखें जिस तरह मोइन अली ने हिट लगाई हैं और लेग स्पिनर का रोल नज़र इसलिए नहीं आ रहा था कि गेंद बहुत अच्छा बैट के ऊपर आ रहा था, आप दूर से भी हिट लग रही थी तो वो गई बाउंड्री की तरफ, तो इस वजह से आज वो इम्पैक्ट आदिल रशीद भी नहीं शो कर सके। मैं ये समझ रहा था जब मैं घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैं मैच नहीं देख सका, तो मैं ये समझ रहा था कि इंग्लैंड एक आध विकेट और लेगा और मैच को ईजी कर देगा, लेकिन बहुत ही काम और कूल बैटिंग की है दोनों ने, पैनिक नहीं है। मगर मैं भी सेकंड टाइम में बॉल कोई इतनी ज्यादा ड्रिफ्ट नजर नहीं आई, स्किड नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अगर बॉल अच्छी, अगर बॉल इतनी नजर आई, लेकिन जो इंग्लैंड ने फील्डिंग की ना उससे कवर कर लिया था, फील्डिंग बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की थी। बैट के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा था, जब थोड़ा सा बॉल गीला हो जाता है ना हसन, तो मैं पता है कि स्किट करता है बैट के ऊपर, जरा सी 19-20 बॉल होती है ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे तो हिट अच्छी लग जाती है, तो उस चीज़ का उन्होंने वेट किया और जहाँ पर उनको एक्सलरेट करना था उन्होंने वहाँ पर एक्सलरेट किया, उनको पता था कहाँ पर थ्रोटल देना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और सबसे अच्छी चीज़ 2 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप है, देखिए विकेट रेगुलर इंटरवल गिरती नहीं ना तो प्रेशर डेवलप रहता है और मैच उसी तरह चलता रहता है, लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप लगती है वहाँ पर सामने वाली टीम जो है वो अंडर प्रेशर होती है, और जो हमने देखा मॉर्गन फिर जब अंडर प्रेशर हुए तो फिर तो इजी हो गया न्यूजीलैंड के लिए। ऑलराइट, इजी हो गया न्यूजीलैंड के लिए। इस मैच को हम जरा मजीद डिस्कस भी करेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान अगर इंशाअल्लाह अजीज़ फाइनल में पहुंचता है तो न्यूजीलैंड वहाँ पहले ही जो है वो उसका इंतजार कर रहा है, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचता है तो न्यूजीलैंड पहले ही बराजमान हो चुका है फाइनल की लाइनअप के अंदर। लेकिन जनाब एक और भी चीज़ है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जब तक आपके कपड़ों पर दाग नहीं लगे उस वक्त तक आप चैंपियन नहीं बनते हैं, और जब तक आप चैंपियन नहीं बनते हैं उस वक्त आपका दुनिया में नाम और फिर मुकाम भी नहीं होता है। दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग एफर्ट्स दिखाई, दोनों टीमों ने डाइव्स भी लगाए और अपने टीम के लिए रन्स भी महफूज किए। खासतौर से फिलिप्स ने एक यकीनी चौका रोका जो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे, और बड़ी ज़बरदस्त हमें क्रिकेट देखने को मिली। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की यहाँ पे जीत हुई है, लेकिन जीत जो है वो रोज़ाना एक और चीज़ की भी हो रही है और वो होती है जनाब लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। लेस का हॉट वेवी फ्लेवर जो हम सब का पसंदीदा और हम सब में सबसे ज़्यादा पसंदीदा हसन रज़ा का है, और उन्होंने इस वक्त ये लेस का हॉट वेवी फ्लेवर उठा लिया है। और आप यकीन करिए ब्रेक में किसी को खाने भी नहीं देते हैं और पूरा पैकेट इनके नाम से अब अलग से एक पैकेट आने लगा है। तो जनाब इस वक्त हम एंजॉय करेंगे हॉट वेवी फ्लेवर लेस का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त और स्टार खिलाड़ी की बर्थडे भी है, उस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के मैच को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की शानदार और तारीखी कामयाबी के हवाले से कि जहां पे वो आईसीसी के तीसरे इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। और आज है जनाब 10 नवंबर, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि 11-11 एक वो ऐसी तारीख है जो पाकिस्तान में हमेशा याद रखी जाएगी। और 11-11 को ना सिर्फ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी, बल्कि 11-11 को एक और बड़ी तारीखी चीज़ होने जा रही है, और वो है जनाब दराज की सेल जो एक पूरा मेगा सेल है कि जहाँ पे आप पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में, मुख्तलिफ शॉपिंग हॉल्स में, फोरम्स में जा सकते हैं। और दराज की जो 11-11 की तारीखी सेल है, इसका आप जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं। या ना यहाँ पर आप रियायती नरखों पे ना सिर्फ कैश पे चीज़ें ले सकते हैं, बल्कि साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे और बैंक लोन की सहूलत भी हासिल है। तो इस 11-11 को आप अपने लिए तारीखी बना सकते हैं, और इस मौके को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जीतेगा तो फिर आपको अपने घर में खरीदी गई ये चीज़ें भी याद आएंगी कि आपने उस तारीख के दिन ली थी कि जब 11-11 को दराज की सेल थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा, आज है 10 नवंबर, और 10 नवंबर को पाकिस्तान के बड़े तारीख साज बैट्समैन की सालगिरह भी होती है। और जब हमने लास्ट पेशावर का विजिट किया था, उनकी एकेडमी का भी हमने टूर किया था। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले वजाहतुल्लाह वास्ती, उनको जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से और हम सब की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हसन रजा, क्विकली मुझे जरा सा हमारी तरफ से भी वजाहतुल्लाह वास्ती को हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत, क्योंकि मेरा भी इनके साथ बड़ा साथ रहा है फर्स्ट क्लास में भी। और नॉर्दर्न आयरलैंड में जब हम लोग खेलते हैं लीग क्रिकेट वहाँ पर, तो काफ़ी अर्से हम लोग 6-6 महीने वहाँ साथ भी रहे हैं और क्रिकेट भी खेली है। और आजकल अपनी एकेडमी भी पेशावर में चला रहे हैं, मैं भी एकेडमी चला रहा हूँ। बड़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर। अभी एकेडमी के मैचेस हुए थे, वहाँ भी लेके आए थे। वास्ती भाई, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे वास्ती। और वास्ती के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, और बहुत ही शरीफ किस्म के सीधे साधे बीबी किस्म के इंसान बिल्कुल हैं। बहुत ही ज़्यादा शरीफ, वाकई शरीफ, बहुत कम गो और नाइस पर्सन। तो गुड लक भाई, आप एकेडमी चला रहे हो और क्रिकेट की खिदमत कर रहे हो। क्रिकेटर्स का काम ही है कि जो हमने जो के चीज़ें की हैं तो हम पास ऑन करें अपनी यंगर जनरेशन को। तो गुड लक और हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से। वजाहतुल्लाह वास्ती शख्सियत ही इतनी ज़बरदस्त हैं, और आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे अगर गेस्ट ने हैप्पी बर्थडे कही है तो मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान नकी जो हैं वो भी अपनी जानिब से आपको बर्थडे विशेस कर रहे हैं वास्ती भाई। अल्लाह ताला आपको इसी तरह और बहुत सारी सालगिरह सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ दिखाएं, और आपको मज़ीद आपसे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए मज़ीद आपकी खिदमत से वो इस्तेफ़ादा भी हासिल करें। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़रा न्यूजीलैंड की मैच की, जो अब से थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुँचा। हसन, आप खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बल्कि आप दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। मिचेल को यहाँ पे न्यूजीलैंड ने प्रमोट किया इस टूर्नामेंट के लिए एज एन ओपनर, लेकिन हम देख रहे हैं गप्टिल फेल हैं, बाकी ओपनर्स फेल हो रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, इतने बड़े मैच में हमेशा मेगा इवेंट जब भी होता है, उसमें परफॉर्म कर रहा हो कोई भी प्लेयर हो, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंट्री के खेलने के लिए, क्योंकि लीग्स तो बहुत सारी खेल रहे हैं प्लेयर, मगर जो मेगा इवेंट्स की ऐसी परफॉर्मेंस होती हैं वो काउंट होती हैं, और प्लेयर का कैरियर भी जो है और अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉनवे की जो पार्टनरशिप लगी इनके साथ, मिचेल की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप लगी। एक तरफ लग रहा था कि टेक्निकली आप मिचेल को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर को T20 के अंदर प्रमोट करना, फिर ओपन कराना और फिर उसका परफॉर्म भी करना। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जहाँ प्लेयर कोई परफॉर्म करता है वहाँ उसको कॉन्फिडेंट आता है, और ऐसे बड़े मैचेस में और फिर उस पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है कैप्टन। तो वही जो कोचेज हैं, कैप्टन हैं न्यूजीलैंड के, बड़े उनको मैं बेस्ट विशेस करूँगा कि शेन बॉन्ड फास्ट बॉलर हैं, मगर ये कैप्टन से मशवरा करके ऐसे चांसेस दे रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट भी अच्छे आए, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने करी थ्रू आउट, और पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं न्यूजीलैंडर। बड़ा काम हो के सुकून से वेट करते हैं बॉल का, और बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आ रही थी। जबकि 2 आउट हो गए थे, विलियमसन आउट हो गए, उसके बाद फिर मार्टिन गुप्टिल आउट हो गए, मगर ये लोग अपने एवरेज को जो है मेंटेन करके रखते हैं और विकेट इन हैंड चल रहे होते हैं। क्रिकेट की जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें यही है कि आप ने पैनिक नहीं होना टिल जब आपकी विकेट इन हैंड्स रह जाती हैं, तो आप मैच को लेके चलें, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर जो है वो इंग्लैंड के बॉलर पे डाला है उन्होंने। मैं तो इस तरह मोइन अली पे भी बात करते हैं। मोइन अली बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्रेस किया है इस टूर्नामेंट में। अब मैं जब मोइन अली टाइप के प्लेयर्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे अपने ऐसे प्लेयर याद आते हैं जो बॉलर बन सकते थे, बॉलिंग कर सकते थे, हमने उनको इतना काम नहीं किया। जैसे मैं आप ये नहीं कि आप सामने बैठे इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आपको वेटरन्स में भी देखा है, PIA से भी खेलते देखा है, कराची से भी खेलते देखा है, इवन PNSC से भी खेलते देखा है। आपको भी ऐसे बॉलर बैट्समैन खिलाया जैसे अकोमोडेट किया जा सकता था। इस तरह भी हम ब्रेक में बात करते हैं, आदिल अमीन एक ऐसा है कि जो ऑफ स्पिन अच्छी कर लेता है। हम ऐसे प्लेयर क्यों डेवलप नहीं करते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, वो
उनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कहीं टाई पड़ रही होती है तो वहाँ आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि यार ये 7 बॉलिंग कर लेता है, और अगर 4-5 ओवर निकाल दिए तो टीम को फ़ायदा हो जाएगा, 7 रन हो गए, अच्छी फील्ड, दूसरा कि फील्डर भी अच्छा है तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, वो उनको डेवलप नहीं किया जाता जिस तरह डेवलप करना चाहिए। फखर आए थे, अच्छी खासी बॉलिंग करते थे फखर, उनसे बॉलिंग छुड़वा दी। फवाद आलम बॉलिंग करते थे, उनसे छुड़वा दी। इसी तरह बताऊं कि नेट्स के ऊपर भी जब आपको बॉलिंग मिलती है तो वो इतना सीरियस आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा होता। और इसी तरह जो बॉलर ऑलराउंडर्स भी होते हैं ना, तो उनको जो बैटिंग मिलती है बिल्कुल एंड में मिल रही होती थी हमारे दौर के अंदर। आई डोंट नो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में किस तरह बैटिंग मिल रही है। उस ज़माने में तो मेरे ख्याल से बॉलर्स को तो बैटिंग भी नहीं मिलती थी, और जो नहीं खेल रहे थे तो वो तो बिल्कुल ही साइड में होते थे। तो बड़ा डिफरेंट कल्चर था, लेकिन बड़े प्लेयर्स थे उसमें उस ज़माने में। लेकिन लड़कों में खुद एक चीज़ें थी कि लड़के खुद करने की कोशिश करते थे कि बाद में जाके खुद नेट करना, क्योंकि किसी वक्त भी आपको चांस मिल सकता है, तो कोई आपके पास एक्सक्यूज़ ना हो कि मैं प्रैक्टिस में नहीं था, मैं ये नहीं कर सका। तो जैसे ही आपको चांस मिले यू हैव टू परफॉर्म। तो लड़कों में ये सारी चीज़ें नाउ डेज तो आपके पास इतनी कोई चीज़ें होती हैं। आपका ट्रेनिंग सेशन अलग है, आप वेट ट्रेनिंग है, फिर आपको जिम में है, सारी चीज़ें हैं, फिर आपको नेट्स के फैसिलिटीज़ बहुत हैं। और हमारे दौर के अंदर तो हमारे इतने नेट्स भी नहीं थे। कराची के अंदर तो सारे प्लेयर जो है यूथ सेंटर में जाके हम लोग सीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। इवन टेस्ट प्लेयर्स भी आके, कासिम भाई हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते थे यूथ सेंटर के कॉरिडोर के अंदर, वो बैटिंग करते थे, वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। अजीम भाई आते थे वहाँ पर टेनिस कोर्ट के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। नाउ डेज तो यार हर जगह पे नॉर्थ आजम में अच्छे खासे ग्राउंड है। वहाँ यूथ सेंटर स्टेडियम में अगर हमने सेंचुरियां की हुई हैं तो श्रीलंका में जाके खेलना इजी होता था। ये मुझे याद है कि बावलपुर में इजी हो जाता था। बावलपुर में जहाँ पर बहुत जबरदस्त प्रॉमिसिंग बॉलर थे, मुर्तजा ऑफ स्पिनर, बड़ी विकेट ली उन्होंने, मगर जब होम ग्राउंड होता था वहाँ पर वो टीम जो है दूसरी टीम को आउट कर देती थी। ऑलराइट है, हम बात करेंगे प्लेयर क्यों नहीं डेवलप होते, जिस तरह अभी महमूद भाई भी बात कर रहे हैं कि प्लेयर अपने आप को खुद तैयार करते थे। मुझे याद है महमूद भाई का जो क्लब था पाक जिम खाना, वहाँ से तौसीफ अहमद, पाकिस्तान में भले ही वो 10वें 11वें नंबर पे खेलते हो, लेकिन पाक जिम खाना सीमेंट पे वो पाकिस्तान की टीम की तैयारी करने के लिए वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते थे। खुदादा जिम खाना हसन रजा का क्लब था, वहाँ से रेहान फारूकी, कराची को उन्होंने काफ़ी अर्से लीड किया, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए उनको मैंने देखा। वकार यूनुस को मैंने यूबीएल से जो है वो वन डाउन खेलते हुए देखा। तो प्लेयर अपने तौर पर खुद तैयारी करते थे कि उनको फिर पाकिस्तान में जब बैटिंग आए उनकी, तो वो अपने तौर पर, वो अपने जहनी तौर पर और टेक्निकली तौर पर फिर वो तैयार होकर पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरे। लेकिन जनाब इस वक्त मैदान में उतरे हुए मेरे को एंकर मोहसिन मेहदी, और वो बताएंगे हमारा सबसे मीठा सेगमेंट, सबसे दिलनशीन सेगमेंट, सबसे स्क्रप्शियस सेगमेंट, सबसे डिलीशियस सेगमेंट, कुछ मीठा हो जाए। और मोहसिन मेहदी की तरफ चलते हैं, जरा वो क्या आज बता रहे हैं। आइए मोहसिन मेहदी। जी अली सलमान, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने बताया कि ये सेगमेंट डेयरी मिल्क का है, तो सबसे पहले आपको और आपके पैनल को मुबारकबाद कि कल हमारी टीम बड़े मार्के में कैंगरोस के सामने होगी, और यकीनन हमने जिस तरह कीवीज़ का शिकार किया उसी तरह हम कैंगरोस पर भी झपटेंगे। दोनों टीमों के अदाद शुमार की अगर बात की जाए तो 23 मुकाबले हुए हैं 2007 से 2019 तक, लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी है। यूएई कंडीशंस की अगर बात करें तो 8 मैचेस यूएई कंडीशंस में हुए हैं, जिसमें 5 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, जबकि 2 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। और अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 6 मैचेस में ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जबकि यहाँ पर बैलेंस बराबर है। 3 मैच पाकिस्तान ने जीते, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। बाबर आजम की कप्तानी की अगर बात की जाए तो बाबर आजम की कप्तानी में हमने ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस खेले हैं, जबकि 2 मैच पाकिस्तान जो है वो हारा है और 1 मैच बेनतीजा रहा। तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने सुना और सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में बदले लेने आई है, तो आपको सीधा लेकर चलता हूं 2010 की उस समरी पर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा शानदार स्कोर किया था। सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हमने 191 रन बनाए थे। अकमल बिरादरान ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी, सलमान भट्ट ने अच्छी बैटिंग की थी। बॉलिंग में अगर बात करें तो मोहम्मद आमिर ने बहुत शानदार बॉलिंग की, साथ साथ पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन एंड में माइक हसी सईद अजमल से वो मैच छीन के अपने पास ले गए, और यकीनन उम्मीद ये की जा रही है कि जो कल वाला बड़ा टाकरा है उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर उस चीज़ का भी बदला लेगा। बहुत शुक्रिया।
ऑलराइट जनाब, थैंक यू सो मच मोहसिन मेहदी। और आपने बताया, हमें पूरी तफसील बताई, पूरी डिटेल बताई। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क का ये सेगमेंट था। और मैं उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और फिर मीठा ही होगा। और हमें जो वो चॉकलेट के जो ट्रक पहुंचा रहे थे मोहसिन घीवाला साहब, वो खुद जाके दुबई में मैचेस देखेंगे। और उम्मीद है कि जब वापस आएंगे तो फिर वो चॉकलेट के ट्रक भी इधर लेकर आएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह लजीज कल पाकिस्तान जीतेगा भी और इंशाल्लाह फाइनल भी अपने नाम करेगा। लेकिन इस तरह मोहसिन ने भी कहा कि बदला ले रहा है, तो मैंने कल के शो में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम कोई सुल्तान रहेगी कोई मूवी देख रहे हैं कि सबसे ही बदले लेने गए हैं वहां पे। न्यूजीलैंड से भी हम बदले लेने गए, इंडिया से भी बदला लेने गए, पता नहीं स्कॉटलैंड नबी भी हमसे कैसे बच गए। लेकिन अब खैर एक और बदला लेने जा रहे हैं 2010 के सेमीफाइनल का, जहां पे माइक हस्सी ने पाकिस्तानियों के चेहरों से हंसी को छीन लिया था। और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान कामयाब होगा। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इस तारीखी मैच के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल के बारे में। पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को ज़रा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि जनाब रिजवान और शुएब मलिक, इन दोनों को फ्लू की शिकायत हुई है। और एक अच्छी खबर है वो ये कि दोनों का जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आया। तो आज इन दोनों ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। अब क्या इम्कान हो सकते हैं इनके खेलने के, क्या इनके कितना खेलने का कितना जो है कितने फीसद इम्कान है, डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। महमूद भाई, जो एक इत्तला आई है कि रिजवान और शुएब मलिक दोनों को फ्लू की शिकायत है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोनों का जो कोरोना टेस्ट है वो जो है वो नेगेटिव आया है। तो आपको क्या लगता है कि अब आप दोनों क्रिकेटर हैं कि जो मामूली फ्लू होता है, कौम को थोड़ी उम्मीद दिलाएं, थोड़ी होप दिलाएं, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो कल ना खेल सकें। देखें, वो पोजीशन प्लेयर की खुद को पता होती है उसकी क्या कंडीशन है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फिट नहीं हैं मैच के लिए तो बेहतर ये होता है कि फिर फिट प्लेयर खेले कि वो 100% अंदर दे सके। लेकिन अगर आप हाफ हार्टेड में जाते हैं और कहीं उससे टीम को नुकसान हो जाता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है रादर के कोई फिट प्लेयर आपका खेल ले। अब देखनी होगी उनकी कंडीशन उनमें, क्योंकि फ़्लू एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है उसमें जिस्म टूटता है, बुखार है। और फ्लू आजकल इसी वजह से होता है ज़्यादातर कि ये जो वबा फैली हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसके अंदर ख़ासकर आपके जिस्म से जो है वीकनेस बहुत आ जाती है आप में। तो मैच जो है वो बहुत टाइट मैच है, 20 ओवर्स आपको। लेकिन इस तरह रिजवान पूरे 50 ओवर का मैच भी रोज़ा रख के खेल लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो चीज़ जो प्रैक्टिस है, रोज़ा रख के खेलना एक डिफरेंट चीज़ है। वो आपको पता होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन एक जब आपको कोई इनसाइड कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें मुश्किल होता है। और रोज़ा रखना, बहुत से लोग आपको पता है कराची के अंदर रमज़ान में जो क्रिकेट होती है इतनी गर्मी के अंदर, लड़के रोज़े रख के खेलते हैं जो खेलने वाले हैं। मेरे रिजवान का पर्टिकुलर इसलिए कि वो आदी है ना, वो अगर वो कमज़ोरी फील भी कर रहा है। कमज़ोरी फील करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। क्रैम्प्स पड़ सकते हैं क्योंकि गर्मी भी होती है, रात का मैच है और रात में आपने देखा कितने पसीने आ रहे होते हैं। आपकी जब आपको पसीना आ रहा होता है तो रिकवरी की क्या चांस है? दोनों से क्वेश्चन है। देखिए मौसम भी चेंज है वहाँ पर और ठंडा मौसम शुरू हो गया अभी में, वो जरा आपको पसंद अभी चले रात का मैच है, ये भी एक ब्लेसिंग है ना कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा रिकवर करने में, रिहैब होने में। ये डॉक्टर हैं उनके साथ बिल्कुल और फिजियो भी हैं, अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। मगर मेरे ख्याल है कि एक मैच है, इंपॉर्टेंट मैचेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है रिकवर करके वापस मैच में आएंगे। और अगर दूसरा प्लेयर जैसे जिसन राय के तो एक रनिंग में वो था, ग्रोइंग खिंची थी उनकी, उसके अलावा बाकी अदरवाइज देखें तो आप वापस गेम में आना पड़ेगा। बड़ा गेम है ये, बड़ा मैच है और एकदम से आप नया प्लेयर खिलाएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क आएगा। महमूद भाई ने लास्ट शो में डिस्कस किया था, मेंशन भी किया था कि सरफराज को आप खिला सकते हैं। नहीं, अभी तो कोई चांसेस नहीं है फिलहाल। अगर रिजवान को खुदा न करे नहीं खेले, 5 मैच नहीं कह रहा था। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं रिजवान खुदा न करे अगर नहीं खेले, बिल्कुल ज़ाहिर पता है डगआउट में वो बैठे हैं, सेकंड चॉइस ही वही है जो सालों से बैठे हैं, वही है आपके पास। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि रिकवर हो जाएंगे। जिस तरह से पीसीबी का पैनल है, पीसीबी के डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा साथ हैं टीम के। वेस्ट इंडीज़ हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, काफ़ी सीरीज। तो भाई कोई देखते हुए आपको क्या चांसेस क्या नजर आते हैं? वैसे तो जिस तरह मैंने पहले भी नाज़रीन से डिस्कस कर रहा था कि आखिरी 2 मैचेस जो यहाँ पे पाकिस्तान ने T20 खेले, दोनों के दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराए 11-33 रन के मार्जिन के साथ। आपको क्या लगता है कि टॉस बड़ा वाइटल है अली भाई इस मैच में? जिस तरह से अभी हमने सेमीफाइनल देखा है, टॉस बड़ा है और रन भी चेज हो रहे हैं। 167 रन देखें, इजीली 2-3 वो लेकिन वो अबू धाबी में था नहीं तो दुबई में, मगर सेम पोजीशन है दुबई और अबू धाबी में। सारी अपने अपने राउंड्स के मैचेस खेल चुकी हैं, सब यूटिलाइज कर चुके हैं। पहले बैटिंग भी ली है, वो भी देख लिया। आपके ख्याल में
उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग लेनी चाहिए। टॉस इंपॉर्टेंट होगा, टॉस जीत के मेरे ख्याल में फील्डिंग लेनी चाहिए बिल्कुल। और जिस तरह की डेथ है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जिस तरह से आसिफ ने भी खेला, हफीज़ भी इन्फॉर्म हो गए, थ्रू आउट सबकी टेस्टिंग हो गई है, मगर ईजी नहीं लेना चाहिए। और सईद अजमल खुद कह रहे हैं कि मेरा बदला आप लोगों ने लेना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेजिंग में भी रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। 2010 में अगर देखें डेविड हसी, माइकल हसी जैसे प्लेयर हमारे टेंडरों में खेले, मगर बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर थे दोनों, अटैकिंग खेलते थे वो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर रन्स पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग कर रही है तो डेफिनेटली इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिंच जैसे प्लेयर, अच्छा, आप खेले भी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कोई नफसाती दबाव होता है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स? इंडिया का एक अलग दबाव है और ऑस्ट्रेलिया का, दो के अलावा मैं नहीं समझता पाकिस्तान किसी तीसरी टीम को इतना प्रेशर देता है। देखें बिल्कुल है, और अटैक करते हैं ऑस्ट्रेलियन जो है माहिर होते हैं बिल्कुल, और स्लेजिंग भी करते रहते हैं ड्यूरिंग द मैचेस। अगर याद हो शेन वॉर्न जैसे बॉलर, मैगरा जैसे बॉलर, ब्रैडली जैसे बॉलर्स जो हैं वो अटैक भी करते थे और यॉर्कर्स मारते थे, उसके बाद स्लेजिंग भी होती थी। सबसे लोएस्ट टेस्ट रिकॉर्ड जो है हमारे अगेंस्ट ये आपको याद होगा, फॉल ऑन भी हुआ शारजा में 2001 में और 2002 में। तो अटैक हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारा उनके अगेंस्ट है। हमारा उनके अगेंस्ट है एग्जैक्टली। मगर जिस तरह से आपने देखा कि अच्छा, उस मैच में तो खैर स्लेजिंग का टाइम ही नहीं मिला होगा, मैच शुरू और खत्म हुआ। उस मैच में मैं बैटिंग कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा स्लेजिंग हुई है। जब गिलक्रिस्ट कीपर थे तो शेन वॉर्न जब बॉल कर रहे होते थे तो मैं एक एंड से खेल रहा था, मेरे साथ समी खेल रहे थे लास्ट 7वीं विकेट की पार्टनरशिप, 8वीं विकेट है, तो उसमें स्लेजिंग हो रही थी। और गिलक्रिस्ट कह रहे थे कि व्हाई यू लाफिंग, यू प्लेइंग फ्रॉम 3rd टेस्ट मैच, शेन वॉर्न प्लेइंग फ्रॉम 150 मैचेस, सो कीप गोइंग ऑन योर ओन गेम। तो मुझे यही थ्रेड आ रही थी कि बस अपना गेम खेलो, सारी टीम आउट हो रही, तुम क्यों नहीं आउट हो रहे। और मैं 4 साल बाद कम बैक करके डोमेस्टिक के बाद पाकिस्तान टीम में आया था, वही मेरी कोशिश थी कि मैं रन्स करूं और पाकिस्तान टीम में खेलूं लंबा। नफसाती तौर पे वो गिराने की कोशिश करते हैं और एग्रेसिव खेलते हैं बहुत ज्यादा। मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान कैसा हरीफ साबित होता है? क्योंकि ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया से नफसाती तौर पे हो जाते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अगर दुबई की हम बात करते हैं, 8 मैचेस खेले, 8 में से 5 हम यूएई में जीते हैं। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के भी जहन में होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अभी मैथ्यू हेडन है जो उनके साथ खेलता है, उनकी नफ्सियात को जानता है। ये कितना काम करेगा पाकिस्तान के हाथ में? एब्सोल्युटली ये वर्क करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि जो अप्रोच ऑस्ट्रेलियंस की होती है वो एक प्लान के तौर पे आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा कि मैथ्यू हेडन आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं उन प्लेयर्स के बारे में भी कि इनके क्या चीज़ें हैं और कहाँ पर ऑजीज़ जो हैं जाके दबाव में आते हैं, किस तरह उन पर दबाव डाला जा सकता है। देखिए बात वही है कि जो टीम भी पहले हमला कर देगी, प्रेशर, क्योंकि दोनों बराबर की टीम है, कोई ऐसा नहीं है कि फर्क। इस वक्त पाकिस्तान ज़बरदस्त खेल रहा है, ऑस्ट्रेलियंस भी अब एकदम बहुत ही ज़बरदस्त शुरू हो गए हैं। से बहुत डरा रहे हैं मैक्सवेल से, मुसलसल डरा रहे हैं। मैक्सवेल की फॉर्म नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला है, देखा है पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला है, फुटवर्क बड़ा अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत के उनको खिला दे तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत आराम से मैच जीत सकता है। अदरवाइज़ अगर वो भी सेकंड बैटिंग करेंगे तो आपको फिर 180 रन करने पड़ेंगे, 170। वैसे महमूद भाई कह रहे हैं कि मैक्सवेल की फॉर्म नहीं है, लेकिन हम तो वो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और सुभान अल्लाह है कि हम स्टुअर्ट ब्रॉड से भी रन्स करवा देते हैं, हम बेन लॉफलिंग से भी रन्स करवा देते हैं, हम पैट सिमकॉक से भी रन्स करवा देते हैं, हम फैनी डिविलियर्स से भी रन्स करवा देते हैं। तो हम बॉलर से रन्स कराए में माशाल्लाह हमेशा से बड़े खुद कफील रहे। मुझे याद है एक मैच में तो इंडिया में मदन लाल और रॉजर भी नहीं सबने रन्स करवा दिए थे, वो हमसे आउट होकर नहीं दे रहे थे किसी ना किसी तरह। तो ये तो सब चलते रहता है, लेकिन उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। आपको याद है कि हम मुसलसल अपने शोज में बात कर रहे हैं 11-11 की। तो अभी हसन रजा जिस मैच का जिक्र कर रहे थे, कल जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा 11 नवंबर को। हसन रजा जिस मैच का जिक्र कर रहे थे वो खेला गया 11 अक्टूबर 2002 को। मेरी प्रोडक्शन टीम फैजान नकी, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अभी रिसर्च करके मुझे बताया। तो 11-11 जो है वो कल पूरा। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, अगर उन्होंने बताया तो आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है। लेकिन उन्होंने कल बड़ा अच्छी चीज लेकर आया कि हम 11-11 का मुसलसल जिक्र कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान आखिरी जो दुबई में मैच खेला है वो भी 2019 में खेला, तकरीबन 2 साल और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पाकिस्तान दोबारा और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान जो है वो मैच आपस में दुबई के मुकाम पर ही T20 का मैच है खेला जाएगा। अवाम की इस मैच को लेके क्या राय है, अवाम कितने पुरजोश हैं, जरा अवाम की राय सुनते हैं फिर वापस आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक ख़तरनाक टीम है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया तो वही जीतेगा। माशाल्लाह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले मैचों में और उसके पास को देखा जाए, अभी देखें उसने कैसे न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, इंडिया को शिकस्त दी, उसका फील्डिंग लाइनअप देखें, बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग लाइनअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जीतेगा, जैसे पहले पाकिस्तान जीतता आया है, इंशाल्लाह ताला ये भी पाकिस्तान जीतेगा। हमारे साथ जो बॉलर है वो बहुत अच्छे हैं, अगर टारगेट दी जाए तो फिर हम बॉल अच्छे करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम की जो रफ्तार है, इसको देखते हुए इस पाकिस्तानी टीम की जो फॉर्म है, इसको देखते हुए यकीन किया जा सकता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्या तो नहीं हारेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान के हाथों हारेगा। मेरी तरफ से ये है कि पहले फर्स्ट जो है वो बैट किया जाए, टारगेट दिया जाए, उसके बाद जो है वो अपना टारगेट जो है वो अचीव किया जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह जीतेगा, हमारी जीत होगी, जिंदाबाद पाकिस्तान। इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। पूरी कौम यकजा होकर एक ज़बान होकर दुआ भी कर रही है, नारा भी लगा रही है और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट भी कर रही है कि इंशाल्लाह लजीज़ कल पाकिस्तान जीतेगा। 2010 का पाकिस्तान बदला लेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हम गए ही बदला लेने हैं सबसे। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से। अभी तक हमने देखा है वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेल जाते हैं और उनकी भी अगर फॉर्म नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ को याद होगा एशियज में वो नाकाम थे, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी, याद होगा आपको। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ कि अब तक मैक्सवेल भी हैं, वो भी बड़ी प्रॉमिसिंग बैटिंग कर रहे हैं, रिवर्स शॉट भी खेलते हैं, अटैक भी बताया जिस तरह से मैं अच्छा, क्या बताया होगा हेडन ने, क्या बताया होगा कि वो जानते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की साइकी को? देखिए रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पावर प्ले में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो वही स्टडी अपनानी पड़ेगी। बाबर प्रीवियस मैच में थोड़ा सा स्लो नजर आ रहे थे, मगर विकेट इन हैंड जितनी है पाकिस्तान के पास, जिस तरह के प्लेयर हैं, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा अब तक। रिजवान जो है वो फ्लो में खेल रहे होते हैं और वो जल्दी आउट हो जाते हैं, मगर बाबर को थोड़ा सा स्ट्राइक और लेना पड़ेगा ताकि जो आने वाले बैट्समैन हैं उनकी जल्दी ओवर्स में बैटिंग आए, क्योंकि एकदम से आगे हिटें नहीं लग रही हैं। फ़खर जमान का एक प्रॉब्लम है कि वो स्पिनर पे डोमिनेट करें, ज़्यादा स्पिनर पे आउट हो जाते हैं, मगर हेजलवुड डेफिनेटली अटैक करेंगे और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ऑस्ट्रेलियन जो है वो करेंगे। हेजलवुड जी, क्योंकि आगे बॉल नहीं करते, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, वहां पर ट्रैप करेंगे। मैच में जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने वो क्रिकेट नहीं खेली जो हमें तैयारी करनी चाहिए थी। हमें पता था कि हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से है, तो हमें वो तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आखिरी के 2 ओवर में वो रन नहीं बने तो पाकिस्तान कितने रन करता था? 141 से पाकिस्तान 180s में चला गया। और वो बॉलिंग नहीं है जो कि आपको स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली, जो राइट आर्म लेग स्पिनर अपने पैरों पे मारता रहा बॉल, तो वो तो चीज़ नहीं होगी ना। सामने अब जो बॉलिंग होगी वो डिफरेंट होगी। और अगर आप इसी तरह अगर बैटिंग की आपने तो फिर ऐसे हिटें नहीं लग पाएंगी। जो हर मैच जो है वो संडे के दिन नहीं है कि आप फन कर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा, आपको रन रेट को लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी खोल से बाहर आना पड़ेगा आपको। अभी आप खोल से बाहर नहीं आएंगे तो आपको मुश्किल होगी डेफिनेटली। अभी जो बॉलें कर रहे थे आपने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें की हैं, प्रॉमिसिंग बॉलें की हैं सारी, कोई भी आगे बॉलिंग मिलने भी कर रहे हैं, मिलने भी शॉर्ट पिच ही कर रहे हैं। जी, शॉर्ट पिच देखिए वो आपके बैट्समैनों के ऊपर, आप आसिफ अली के ऊपर वर्क करके आएंगे, शुएब मलिक के ऊपर उन्होंने वर्क किया, कहां पर वो उनको बॉलिंग करनी होगी, वो उनको बाउंसर्स के ऊपर। आसिफ अली भी टेस्ट हो जाएंगे क्योंकि शॉर्ट पिच पे आसिफ भी तो बिल्कुल इंग्लैंड के बॉलर अगर आप देखें जरूर करेंगे, उनको पता है कि आगे के लिए तैयार खड़ा हुआ है और ये मारेगा हिट वहां पे, तो उस जगह को उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब तक 157 पे बॉल किए वुड ने, अभी इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, बिल्कुल कोई भी बॉल आगे लेंथ नहीं कर रहे हैं और पीछे कर रहे हैं और बॉल में शाइन भी रह रहा है, क्योंकि मॉइस्चर की हम बात कर रहे हैं तो बॉलर्स को हेल्प भी मिल रही है, शाइन मिल रहा है, ठीक है, शाइन मिल रहा है। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह कल अच्छे नोट पे, अच्छे मौके पे, अच्छे माहौल में आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान के लिए आप भी दुआ कीजिए, हम सब भी दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में हराए, क्योंकि असल बदला जब पूरा होगा कि जब न्यूजीलैंड फाइनल में हारेगी। कल रात इंशाल्लाह एक दफा फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।